गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल शुरू किया था। दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, यानी 1857 की क्रांति, लोगों का विद्रोह और उसके बाद की स्थितियाँ। अब कल के क्लास में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि जो अंग्रेज़ थे उनके कुप्रशासन का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं, जबकि आपके राजा, किसान, बड़े बड़े ज़मींदार, आपके आदिवासी, सोल्जर्स, यानी आपके भारतीय समाज का हर तबका उनसे त्रसित हो चुका था। अब जो नवाब थे उन लोगों ने किस प्रकार से अपनी जो सारी पावर थी वो उन्होंने लूज़ की, अपनी अथॉरिटी लूज़ की, और जो रेसिडेंट्स उनके दरबार में रखे गए थे उन्होंने उनकी फ्रीडम पर अंकुश लगाया और उनकी फ़ोर्स को डिसमैंडल किया। इसके अलावा कुछ रूलिंग फैमिलीज़ ने ऐसी कोशिश की कि वे लोग इनके साथ कुछ संधि कर लें, जिससे कि उनका राज्य जो है उनके हाथ से ना निकले, जिसमें आपने रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के बारे में पढ़ा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझते थे। अब इसके पश्चात जो आपकी कंपनी थी, इन्होंने जो है बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि मुग़ल साम्राज्य के राजा थे उस टाइम, उनको भी जो है उनकी जो बादशाहत थी उसको ख़त्म कर दिया और उनके जो वारिस थे उनको जो है राजा बनने से मना कर दिया और कहा कि वो अब उसके बाद मात्र प्रिंस कहलाएँगे, यानी राजकुमार। अब जो किसान थे और जो सिपाही थे, उन लोगों की हालत ख़राब थी रेवेन्यू से, यानी इतना ज़्यादा लगान उन पे लगाया गया कि वो पे नहीं कर पाते थे, और जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे जिनको अंग्रेज़ों को रेवेन्यू देना होता था, वो नहीं दे पाते थे, तो उनकी ज़मीन उनसे वापस ले ली जाती थी। अब इसके अलावा जो सिपाही थे, तो सिपाहियों के अंदर भी काफ़ी परेशानियाँ थी, क्योंकि उनका जो एक धार्मिक सेंटिमेंट था उसके साथ अंग्रेज़ों द्वारा खिलवाड़ किया गया। जैसे हिंदू धर्म में जो है समंदर के उस पार जाने को जो है उनके धार्मिक विचारों के खिलाफ माना जाता था। तो जब बर्मा से लड़ाई हुई अंग्रेज़ों की, तो उस वक़्त जो है भारतीय सैनिकों पे दबाव डाला गया कि वो जो है बर्मा जाएँगे पानी के रास्ते, लेकिन इसका उन्होंने विरोध किया और उसके पश्चात जो है परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गईं। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो आपके रिफ़ॉर्म्स हुए, यानी अंग्रेज़ों द्वारा हमारे भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थीं, तो उसके लिए इन्होंने कुछ रिफ़ॉर्म्स बनाए। जैसे आपकी जो सती प्रथा थी और जो विधवाओं का पुनर्विवाह था, उस पे इन लोगों ने काम किया। और इसके पश्चात इन लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जो इनके क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, प्रचारक थे, उनको इन लोगों ने एकदम खुला छोड़ दिया और ऐसा कानून पारित किया कि जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेगा, उसको जो है ज़मीनें, उसको जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन लोगों ने भारतीय लोगों के जो एक धार्मिक विश्वास था, उस पे बहुत तेज़ आघात किया और उनके जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक उनके पारंपरिक तरीके थे ज़िंदगी के, तो उसको इन्होंने हर्ट किया। तो इसका लोगों को बहुत बुरा लगा। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज जो अगला टॉपिक हमको शुरू करना है, वो है आपका थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की निगाह से जो कुछ ऐसे आम लोग थे, उनकी नज़रों में जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो किस प्रकार से थी। तो अभी देखिए, एक आपको यहाँ पे सोर्सेज़ दिए हुए हैं, ठीक है? सोर्स 1 और सोर्स 2। तो इसमें कोई ऐसी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि लोगों के बीच में किस प्रकार की खलबलाहट उस वक़्त मची थी, ठीक? सो नाउ लेट अस टेक दिस वन, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। 84 रूल्स, यानी किसी 84 रूल के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो अब यहाँ पे जो है एक अंश लिया गया है। जैसे कोई भाषण होता है किसी के द्वारा जो बहुत पहले दिया गया हो, या फिर कोई किताब लिखी गई हो, ठीक? तो यहाँ पे एक किताब लिखी गई थी, माझा प्रवास, ठीक है? और ये लिखी गई थी विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण थे और विलेज के गाँव में रहा करते थे, ठीक है? तो उन्हीं की किताब का एक अंश है। तो उस अंश के द्वारा ये आपको बताया जा रहा है कि वो और उनके जो अंकल थे, उनके जो चाचा थे, वो किसी यज्ञ में, यजना में भाग लेने के लिए जा रहे थे और वो यज्ञ जो है होने वाला था मथुरा में। तो यहाँ पे जो विष्णु भट्ट साहब हैं वो लिखते हैं कि जब वे रास्ते से जा रहे थे तो उनको रास्ते में कुछ सिपाही मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है आगे मत बढ़िएगा, अब आगे अपनी यात्रा जो है आप यहाँ से मत बढ़ाइए, क्योंकि अब आगे बहुत बड़ी उथल-पुथल होने वाली है, ठीक है? और ये तकरीबन 3 दिन के अंदर जो है आपकी हो जाएगी। अब ये सिपाही ने इनसे कहा क्या? इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश हैं, वे यह चाहते हैं कि वो जो हिंदू और मुस्लिमों का धर्म है, वो पूरी तरीके से उसको मिटाना चाहते हैं।
ठीक है। और उसे मिटाने के लिए ही उन लोगों ने 84 रूल्स बनाए हैं, ठीक है। 84 रूल्स उन लोगों ने ऐसे बनाए हैं जिसके द्वारा कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही समाप्त हो जाएं। और उन्होंने ये अनाउंस किया है बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के दरबार में, कलकत्ता में, ठीक है। तो इनके बड़े बड़े राजाओं राजकुमारों के दरबार में इन्होंने अनाउंस किया, ऐसे रूल्स उन्होंने वहाँ पे बताए। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस प्रकार के रूल सामने रखे तो इसके लिए राजा ने पूरी तरीके से ना कहा। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और उन्होंने इस बात की वार्निंग भी दी अंग्रेजी लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, कि इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम आपको भुगतने होंगे अगर आपने ये रूल जो है हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती लागू किया। और इसके खिलाफ बहुत बड़ी जो है आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और इसके पश्चात जितने भी राजा थे वे सारे अपनी राजधानियों को वापस चले गए और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भरे हुए थे। अब इसके बाद जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जो है अब प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अब इसके लिए एक डेट फिक्स की गई है, मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाने वाली है। और इसके लिए एक धर्म जो है जो हम बचा सके, अब इसके लिए सीक्रेट प्लान हो रहा है, ठीक है। और ये जो सीक्रेट प्लान है ये मेरठ में एक छावनी है, वहाँ से चिट्ठियों के जरिए अब देश की जो बाकी सैन्य छावनियां हैं वहाँ पे जो है लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। यानी सैनिकों की जो छावनी है, एक छावनी से दूसरी छावनी चिट्ठियां दौड़ रही हैं और चिट्ठियों के जरिए लोगों को इस प्लान के बारे में बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो हम लोग युद्ध लड़ने वाले हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, ये किस वक्त लड़े जाना है और कैसे लड़े जाना है, ठीक है। तो ये जो है विष्णु भट्ट साहब की जो किताब है उसका थोड़ा सा अंश आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब ये जो दूसरा आपका सोर्स भी है इसको हम लोग देख लेते हैं। सो नाउ देयर वाज सोन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। अब जैसे जैसे चिट्ठियाँ पहुंच रही थी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन, बहुत उत्सुकता बढ़ रही थी, ठीक। अब यहाँ पे एक दूसरा आपको अकाउंट दिया हुआ है, दूसरा आपको एक घटना बताई है कि अभी आपका जो मेमोयर का मतलब जो जीवनी होती है किसी की, जो किसी जब कोई अपनी जीवनी के बारे में बता रहा है तो इसमें सूबेदार सीताराम पांडे हैं। तो इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि 1812 में जो है ये बंगाल के नेटिव आर्मी में एज अ सिपाही रिक्रूट हुए थे, ठीक है। सिपाही बन के ये शामिल हुए थे, भर्ती हुए थे। और इन्होंने इंग्लिश कंपनी की 48 ईयर्स तक सेवा की और 1860 में ये रिटायर हुए, ठीक है। मतलब इतनी लंबा, यानी इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को दे दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने जो है ब्रिटिश की हेल्प की थी बहुत से विद्रोहों को दबाने में। उसमें सबसे बड़ी खास बात ये कि इनका जो बेटा था वो खुद एक विद्रोही था। तो इसमें जो इनका बेटा था उस विद्रोह में मारा गया था और ब्रिटिश ने उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को गोली मारी थी। तो जब ये रिटायर हुए थे तो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने कहा कि आप अपनी जीवनी लिखिए। तब इन्होंने जो है लिखना शुरू किया और 1861 में अवधी भाषा में जो है इन्होंने इसको कंप्लीट किया। और जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट साहब, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, ओके। एंड इट पब्लिश अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। यानी जो आपके सूबेदार सीताराम पांडे साहब ने अपनी जीवनी लिखी उसको नॉरगेट साहब ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और जो किताब छपी उसका नाम था सिपॉय टू सूबेदार, ठीक है। अब इसमें से कुछ अंश हैं, यानी सीताराम साहब ने जो भी लिखा उसमें से कुछ अंश आपको दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ये मेरा एक बहुत ही पोलाइट मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरा मत है कि जिस प्रकार से औध ले लिया गया, वहाँ के नवाब को जिस प्रकार से एनेक्स किया गया, ठीक है। आपके जो अवध पे उस टाइम वाजिद अली शाह बतौर नवाब जो है शासन करते थे। तो ये उसके लिए कह रहे हैं कि उनको हटाने की वजह से लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में जो है एक प्रकार से डिस्ट्रस्ट आ गया। यानी जो सिपाही हैं अब वो जो है अंग्रेज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते और अब वो जो आपकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अब षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। तो अभी अवध का क्या किस्सा है। अवध पे उस टाइम वाजिद अली शाह जो है शासन करते थे। और अवध एक्चुअली इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए। और इसको जो है ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसकी जो उपजाऊ मिट्टी थी, उपजाऊ जो इसकी ज़मीन थी, इट वाज बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स। और बहुत ही एक वेल्दी किंगडम के रूप में इसका एक इसका पहचान थी। और जब आपका मुगल शासन जो है जो पतन पे आ रहा था तो उस टाइम अवध ने अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर ली
और ये चूँकि इसकी जो लोकेशन थी वो ऐसी थी कि यहाँ से ये एक ट्रेडिंग रूट की तरह था, मतलब सेंटर ऑफ इंडिया में लोकेटेड था। तो यहाँ से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी अवध अवध का मतलब ये था कि वहाँ से ये पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया में अपनी जो प्रशासन की गतिविधियाँ थी उसको अच्छे प्रकार से कर सकते थे और इनका व्यापार भी बहुत अच्छे से यहाँ से चलता। ठीक है? क्योंकि इसकी लोकेशन इस प्रकार से है। तो इसीलिए ये लोग बहाना खोज रहे थे कि कुछ भी करके जो है हम जो है इसको अवध को हथिया लें। क्योंकि पहले तो वेलेस्ली ने जो सब्सिडी अलायंस थोपा था, आपको याद होगा वेलेस्ली ने जो आपका एक नीति बनाई जिसके तहत जो इंडियन रूलर्स थे उनको कहा गया कि आप अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते। अब हम आपको मुहैया कराएँगे आर्मी और आपको इसके लिए सब्सिडी पे करनी होगी। और अगर आप सब्सिडी पे नहीं कर पाए तो फिर आपका राज्य हमारे अंडर में आ जाएगा। और इसके अंतर्गत उन लोगों ने एक चीज़ और कही थी, अगर मिसगवर्नमेंट होता है, अगर आंतरिक तौर पे आप ठीक से शासन नहीं कर पाएँगे तो भी हम आपका राज्य आपसे ले लेंगे। तो अभी वाजिद अली शाह जो थे इनके ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती इल्ज़ाम थोपा गलत तरीके से। इन्होंने कहा कि इंटरनल मिसरूल हो रहा है, यानी इनको बहाना चाहिए था, ठीक है? तो इन्होंने गलत तरीके से उनको जो है गद्दी से उतारा, उनके साथ मिसबिहेव किया, इसलिए जो सिपाही थे और बाकी लोग थे वो गुस्से से भर गए थे, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या हुआ, जो एजेंट्स थे आपके, ठीक है? नवाब के जो लोग थे, दूत थे और बाकी जो राजा थे दिल्ली के, उन लोगों ने अपने जो उनके लोग थे, उन लोगों को पूरे इंडिया में दौड़ाया और कहा कि आप सब जगह घूम के जो है आर्मी का जो है थोड़ा-सा स्वभाव देखिए कि आर्मी का एक्चुअली क्या मत है, उनके अंदर क्या चल रहा है। ओके? तो इस पे जो लोग गए, एजेंट जो उन लोगों के बीच में गए, उन लोगों ने जो है सिपाहियों की भावनाओं को जो है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो फ़ॉरेनर्स हैं, ये नवाबों और राजाओं के दरबार में घुस के किस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी गलत पॉलिसीज़ थोपते हैं, ओके? और उनका जो रवैया है वो राजाओं के प्रति बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अब इसके लिए इन लोगों को चाहे जो भी करना पड़ा, ठीक है? हज़ारों झूठ बोलने पड़े या बहुत से वायदे करने पड़े, मतलब उनका मेन मत ये था कि कैसे भी हम जो सैनिक हैं, उनको विद्रोह के लिए तैयार कर लें, ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर लें। क्यों? क्योंकि उनको जो है दिल्ली का जो राजा था, उसको जो है अपने सिंहासन पे बना के रखना था। ओके? और उन्होंने इस बात को कहा कि दिस वाज़ व्होली विदिन द आर्मीज़ पावर, मतलब ये कह रहे थे, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आप लोग चाहेंगे, तो ये विद्रोह अच्छे से होगा, अगर आप एक साथ हो जाएँ और जैसा हम आपको कहें वैसा आप करें। ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं लोगों के बीच में उस तरह चल रही थी। अभी देखिए इसके बाद क्या है, अभी जो आपकी सरकार थी, ठीक है? तो सरकार ने जो है क्या किया, इन्होंने कुछ लोगों की ऐसी पार्टीज़ थी, कुछ इनका दल था लोगों का, जिनको कि हर एक रेजिमेंट में भेजा और हर गैरिसन में, गैरिसन मतलब जहाँ पे इनके सैनिक रहा करते थे, ओके? तो ये लोग इन्होंने नए इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि इनके बीच में एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई थी, नई तरीके की एक बंदूक आई थी, तो उसको चलाने के लिए, कैसे चलाना है वो बताने के लिए जो है सरकार ने अपने लोग भेजे। तो अब ये जो लोग थे, इन्होंने जो एक्सरसाइज़ की, एक्सरसाइज़ मतलब कोई नई अगर मशीन आ रही है या कोई नया गन आ रहा है, तो उसको चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने जो है कुछ वक़्त के लिए तो एक्सरसाइज़िंग की, ठीक है? जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ गई किसी भी ज़रिए से, कोई इनको बताने आया या फिर अफ़वाह उड़ी, जो भी हुआ, कि ये जो कारतूस है, कार्ट्रिजेस है, ठीक है? ये कारतूस जो इस नई राइफ़ल में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, इसमें जो है गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है, ठीक है? इस प्रकार की न्यूज़ जो है सैनिकों में फैल गई। अब जितने भी आदमी थे रेजिमेंट के, ठीक? ये इन्होंने दूसरे रेजिमेंट के लोगों को बताया इसके बारे में, कि भई इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब सारे रेजिमेंट्स में लोग इस चीज़ को फैलने में जो है टाइम नहीं लगा। तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 40 साल की सर्विस हमारी हो गई, मतलब इतने साल हो गए, ऐसा कभी भी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जिससे कि हमारे धर्म को जो है ठेस पहुँची हो। ठीक? अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही सिपाहीज़ के दिमाग में जो है ये जो अवध वाली बात थी वो पूरी तरीके से डाल दी थी, तो चिंगारी तो उनके अंदर पड़ी ही थी। ओके? तो अभी जो आपकी पार्टीज़ थीं, ठीक? तो ये क्या कह रहे हैं, द इंटरेस्टेड पार्टीज वेर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस, ठीक है? ये पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं को इन लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया कि वो जो है आपके धर्म को मिटाना चाहते हैं, आपको वो क्रिश्चियंस बनाना चाह रहे हैं। और इसीलिए इसीलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने ऐसे कारतूस जानबूझ के बनाए
जिससे कि जितने भी मुस्लिम हैं और हिंदू हैं जब इनको यूज़ करें तो उनका जो धर्म है वो जो है भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो है एक अफवाह जो फैली, उससे सैनिक पूरी तरीके से जो है वो आक्रोश में आ गए। ठीक है, अब ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो अपनी जीवनी लिखी है वो आपको ये सब बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, वो आपको बताया गया है। तो अब जिनके कोनोलिन साहब थे यानी जो अंग्रेज था, तो उनका जो मत था कि ये जो लोगों के बीच में, सैनिकों के बीच में इतना तेज एक्साइटमेंट, इतना जोश फैला हुआ है। ठीक, मैं भी देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गुजर जाएगा। ठीक है, ये इसको हल्के में लेते हैं। ऐसा बहुत बार पहले हुआ है। ठीक, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आराम से घर चले जाइए। ठीक है, तो ये सीताराम पांडे की जीवनी से अंश आपको बताए हुए हैं कि लोगों के बीच उस वक्त, सिपाहियों के बीच किस तरह की उथल पुथल जो है मची हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। ओके, तो अभी आपकी जो म्यूटनी है ये किस प्रकार से एक बहुत ही बड़े एक क्रांति का रूप ले लेती है। ठीक, अब जैसे अभी आपने देख लिया कि कैसे हर तबके में जो है एक धार्मिक भावना को लेकर, बाकी और चीज़ों को लेकर रिसेंटमेंट फैली है। यानी कोई भी पार्ट ऐसा है नहीं, इंडिया का कोई भाग ऐसी है नहीं जहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ों से शिकायत ना हो। ठीक, और ये जो एक झगड़ा होता है, यानी जो रूल कर रहे हैं और जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, तो इनके बीच लगातार संघर्ष चलता है। ये तो ऐतिहासिक है, लंबे समय से चला आ रहा है और हमेशा चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो एक संघर्ष है ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जब आपका विरोध होता है, ठीक, और जब विरोध जब तेज होता है तो उनका लक्ष्य होता है कि जो स्टेट का जो पावर है, जो शक्ति है, उसको हम लोग तोड़ दें। ओके, तो अब जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनको जब इस बात का आभास होता है, यानी कोई एक देश है, कोई एक एरिया है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं और उन पे रूल करने वाला व्यक्ति जो है उसके प्रति उनके अंदर ये धारणा आ गई कि हमारा दुश्मन एक है। ओके, और उसी वक्त में वो सारे के सारे इकट्ठा उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में लोग जो हैं आपस में एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब वो लोग एकजुट हो जाएंगे तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर इनिशिएटिव लेंगे। फिर इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस गेन अप होता है। ठीक है, यानी ये विद्रोह के पूरे बैकग्राउंड आपको बताया जा रहा है, किस प्रकार से विद्रोह का ग्राउंड तैयार होता है, कैसे बड़ी क्रांतियां होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो 1857 की क्रांति है, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बताया कि एक दिन की क्रांति नहीं थी। ये जो अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहे थे, जो उनके अंदर एक असंतोष फैला था वो, और प्लस कैसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, चीज़ें हुई। और सैनिकों में जब ये चीज़ फैली, भाई सैनिक माने आर्म्स के साथ है, आर्म्स माने भाई उनके पास हथियार हैं। ठीक है, वो शक्ति हैं। ओके, अब लोगों को, अब सारे लोगों के, सारे समाज के लोगों में आपने किसी को भी नहीं छोड़ा, आपने भला तो किसी का नहीं किया। तो जब सारे लोगों को एहसास हो गया कि आप ही हमारे सारे फसाद की जड़ हैं, तो ये सब एक हो गए। ठीक है, अब एक होने के बाद इन्होंने अपनी बातें एक दूसरे से कहीं, एकजुट हो गए। ठीक है, फिर उन्हें बढ़त लिया आगे, अपना कदम उठाया और सबके अंदर ये मतलब बहादुरी, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है विद्रोह की, ये डेवलप हुई थी आपकी भारत के उत्तरी भाग में इन 1857। अब तकरीबन 100 सालों तक अंग्रेज़ों का जो ये खेल चल रहा था, लड़ाई का, जीतने का, शासन चलाने का। ठीक है, तो लगातार ये चीज़ें कर रहे थे। अब उसके बाद ये जो एक दौर आया 1857 का, तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक ऐसा पहला समय था जब इन्होंने एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना किया, जो इतने बड़े तौर पे हुआ। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था आपका मई 1857 में। अब इसने ऐसा विद्रोह था जिसने कि कंपनी को जो है हिला के रख दिया था। ठीक है, यानी पहली बार अंग्रेज जो है डरे थे। ओके, अब ये जो सिपॉय म्यूटिनी हुआ, यानी सैनिकों का जो विद्रोह हुआ, ये शुरू हुआ था तुम्हारा मेरठ से, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, हर समाज के तबके से, ठीक है, ये सारे के सारे खड़े हो गए इस विद्रोह के लिए। ठीक, तो अब some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in world। कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये आज तक की सबसे बड़ी हथियार से बंद, हथियार से लिया हुआ एक विद्रोह है किसी भी कॉलोनी के खिलाफ 19वीं शताब्दी का, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज से पहले जो है मतलब हुआ ही नहीं, और ये सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक, अब इसमें जैसे आपके इसको 1857 को जो है जो क्रांति थी, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यानी आपकी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने वाले थे आपके वीडी सावरकर साहब।
तो इन्होंने जो किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो है इन्होंने सारी बातों का उल्लेख किया है। ओके, तो ये वी.डी. सावरकर साहब द्वारा कहा गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब आपने देखा कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे ये भारत में फैला। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुई थी और ये पहुंच के दिल्ली तक गया था। ठीक है, सो अब ऑन 8 अप्रैल 1857 एक सोल्जर था, एक सैनिक था, एक जवान सैनिक था, नया था, मंगल पांडे। ठीक है, बहुत ही कच्ची उम्र का, इसको जो है फांसी दे दी गई थी। और इसका जुल्म क्या हुआ था, इसके ऊपर किस प्रकार के इल्ज़ाम लगे थे। ही वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन द बैरकपुर। मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये बैरकपुर में जो है उस टाइम पोस्टेड थे, इन्होंने अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया, तो इसीलिए इनको फांसी पे लटका दिया गया। अब उसके कुछ ही दिनों के बाद जो आपके रेजिमेंट के जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने जो है किसी भी प्रकार की आर्मी ड्रिल करने से जो है मना कर दिया। ठीक है, अब ये जो मंगल पांडे साहब हैं, ये इनका जो जन्म है वो फैज़ाबाद यूपी में हुआ था। और ये बहुत ही अच्छी बहुत बढ़िया से लैंडलॉर्ड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और चूँकि इनके अंदर हिंदुत्व की जो भावनाएँ थी बहुत प्रबल थी। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ब्राह्मणिकल फैमिली से आए ही थे। तो इन्होंने जो है 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ज्वाइन की थी। इसमें इनको बतौर सैनिक जो है रखा गया था। और ये एक जो ऐसी इन्फेंट्री थी जिसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ब्राह्मण ही थे। ओके, तो अब जब इन्होंने आपकी इन्फेंट्री ज्वाइन की थी तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था कि मैं जो है अपना कैरियर एज ए सिपाही जो है अपना जो है कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत खुश थे उस वक्त ये। लेकिन इनकी खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि एक जो इनका एक कैरियर एम्बिशन था वो जाके लड़ गया इनके धार्मिक भावनाओं से। यानी दोनों मेल नहीं खाए आपस में। क्योंकि जब ये आपकी दुर्घटना हुई या फिर ये जो इस प्रकार की घटना हुई एनफील्ड राइफल वाली, तो उसके बाद जो इनकी चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से विरोधाभास में आ गई। क्योंकि हुआ ये था कि एक नई एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, ये अंग्रेज़ों द्वारा नई एनफील्ड राइफल भेजी गई थी और कहा गया था कि अब यही जो है आपके सैनिक जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसमें किया क्या जाता था, इसमें जो सैनिक थे उनको जो है जो कार्ट्रिज था, है ना, कार्ट्रिज माने जो कारतूस होता था, उसको जो मुंह से खोलना पड़ता था। मुंह से खोल के उसमें जो है वो जो आपका कारतूस में जो क्या भरते हैं, बारूद भरते हैं ना, तो बारूद भर के, ठीक है, उसके बाद फिर उसको काट के फिर उसको जो है उसमें जो आपका गन था उसमें लोड करके फिर फायर किया जाता था। ठीक है, तो अब चूंकि अफवाह फैली थी कि इसमें जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी है, और आप कोई भी हिंदू या कोई भी मुस्लिम उसको मुंह से कैसे लगा सकता है, क्योंकि जो गाय होती है वो जो है एक हिंदू धर्म में धर्म का प्रतीक है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा, बहुत ज़्यादा एक अच्छा पवित्र भावना होती है हिंदुओं में। और जो मुस्लिम हैं वो जो पिग होता है उसको वो लोग बहुत हीन भावना से देखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें जो है दोनों धर्मों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विरोधाभासी हो गई। तो यही कारण था जिससे कि मंगल पांडे जो है आपका विद्रोह कर गए। और मंगल पांडे के साथ जो है आपके बाकी लोग भी इसमें विद्रोह में शामिल हो गए, क्योंकि भाई सबका अपना अपना धर्म था। ओके, तो जब आपके मंगल पांडे साहब को फांसी दी गई तो उसके कुछ दिन के बाद जो सिपाही थे आपके मेरठ के रेजिमेंट में, उन लोगों ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे जिसमें किस प्रकार के कार्टिजेस यूज़ हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इस प्रकार का शक था कि इसमें जो है आपके गाय और सुअर की चर्बी से जो है इसको जो है यूज़ किया गया है। तो तकरीबन 85 सिपाही जो थे उनके मतलब इनके रूल ना मानने की वजह से उनको जो है सर्विस से, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनको 10 साल की जेल दे दी गई कि वो अपने ऑफिसर्स की बात जो है वो नहीं मान रहे। तो ये घटना हुई थी आपकी 9 मई 1857 में। अब उसके बाद देखिए क्या हो गया, यानी चीज़ें स्टेप स्टेप में चल रही हैं। ठीक है, सो द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब इसके आगे जो लोगों ने किया इससे दो दुगना कदम और बढ़ के किया। ठीक है, अब जो बाकी आपके भारतीय सैनिक थे जो मेरठ में थे, उन्होंने क्या किया, 10 मई को इन्होंने पदयात्रा शुरू की। ठीक, ये चलना शुरू हुए और मार्च करके गए ये मेरठ की जेल तक, और वहाँ पे इन्होंने जितने भी सिपाही जेल में थे उनको छुड़ा दिया। और उसके बाद जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने उस पे हमला बोला, उनकी सारे गन, उनके जो भी हथियार थे उनसे छीन लिए और उनकी बिल्डिंग में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, सब में आग लगा दी। और उन्होंने कहा कि हम फिरंगीज़ के खिलाफ अब युद्ध घोषित करते हैं। ओके, अब ये जो सोल्जर्स थे
उनका बस एक ही मकसद रह गया था कि हम अब ब्रिटिश शासन को अपने देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में एक डाउट था कि हम इनको हटा तो देंगे, लेकिन उसके बाद हमारी इस ज़मीन पे, हमारे भारतवर्ष पे शासन कौन करेगा? ठीक है? तब इनके पास एक आंसर था और वो था बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि एक मुग़ल एम्परर थे। ओके, अभी देखिए, अब ये जो सिपाही थे, इन्होंने जो है मेरठ से जो यात्रा शुरू की, पूरी रात ये चलते रहे। ठीक है? दे रोड ऑल नाइट ऑफ 10th मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। पूरी रात ये सैनिक पैदल चल के, ठीक है, 10 मई से जो शुरू किया, तो अगली सुबह फिर ये दिल्ली पहुंचे। अब जैसे ही इनके पहुंचने की न्यूज़ फैली है, ठीक है, तो जितने भी रेजिमेंट जो दिल्ली में हैं वो सारे के सारे एकदम से तैयार हो गए, क्योंकि एक जोश आ गया ना कि भाई वो लोग वहां से आ चुके हैं। ठीक, तो सारे सारे रेजिमेंट जो है वो रिबेलियन के लिए तैयार हो गए। अब इसमें फिर से जो भी दिल्ली के आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको दोबारा मारा गया, उनको फिर से मारा गया, उनके जो हथियार थे, उनके एम्यूनिशन थे, सब उनसे छीने गए, फिर से उनकी बिल्डिंग में आग लगा। यानी ये चीज़ आपकी कंटिन्यूस, ये लोग इनको पूरी तरीके से बर्बाद करते चले गए। अब जो ट्रिम्फिट सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपकी जो लाल किला है, ठीक है, ये उसकी दीवारों के पास पूरे इकट्ठे हो गए जहाँ पे कि आपके बादशाह रहते थे, और इन्होंने कहा कि हमें बादशाह से मिलना है। लेकिन जो बादशाह थे, जो एम्परर थे, इनकी इच्छा नहीं थी। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। अब ये जो बहादुर शाह जफर थे, ये बेचारे थे कवि आदमी, बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव के। ठीक है, ये उस प्रकार से इनके अंदर बहुत ज़्यादा भावना नहीं थी कि हम अपने राज्य का विस्तार करें और अपने बाकी राज्यों को अपने में मिला लें, और मतलब उस तरह से राजाओं वाली चीज़ नहीं थी। कवि वगैरह थे और शायरी लिखा करते थे, ठीक है, तो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। और तब यही एक अकेले राजा रह गए थे, तो लोगों ने कहा कि भाई आप ही हमको जो है क्या करेंगे, आगे लीड करेंगे। तो ये लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये इनकी कोई इच्छा नहीं थी एम्परर साहब की, क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स तो जिद पे थे कि हमें आपसे मिलना ही मिलना है। सो दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस। अब वो ज़बरदस्ती उनके महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह जफर के पास कोई रास्ता उसके बाद था नहीं, यानी उनकी इच्छा तो नहीं थी विद्रोह में शामिल होने की, लेकिन बहुत ही दबे कुचले मन से उनको ज़बरदस्ती ये मानना पड़ा। ओके, अब बेचारे बूढ़े हो चले थे, तो अब इनको जो है सारी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। करते क्या, ओके, देन ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स। अब इन्होंने क्या किया, दबाव में ही सही, लेकिन दबाव में आके भी इन्होंने क्या किया, चिट्ठियाँ लिखी। यानी जितने भी आपकी मुख्य लोग हैं, छोटे छोटे प्रांतों के, या फिर जो भी आपके देश के बड़े बड़े राजा हैं, उनको कहा कि आप आइए, आप अपने आप को एकजुट कीजिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। यानी आप जो टूटे हुए हैं, अपने अपने राज्य लेके अलग थलग आप शासन कर रहे हैं, आप सब एक हो जाइए, हम सब मिल के जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक स्टेप जो बहादुर शाह द्वारा उठाया गया, इसके बहुत अच्छे नतीजे देखने में आए। तो अभी ये जो मुगल डायनेस्टी थी, ठीक है, इसने बहुत लंबे समय तक भारत के बहुत बड़े राज्य पे, बहुत बहुत बड़े हिस्से पे इसने शासन किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो छोटे छोटे रूलर्स थे और जो चिफ्टेंस थे, ये क्या अपने छोटे छोटे टेरिटरीज में जो है ये शासन करते थे। भाई इनका भी अपना अपना राज्य था, इलाका था। ठीक है, अब ये इनके ऊपर कौन बैठा था, मुगल राजा। ठीक है, यानी राजा बड़ा था, इसके अंडर में ये सब थे। तो अब इनको डर किस बात का था, यानी इन्होंने साथ क्यों दिया, ये क्यों साथ देंगे, भाई हर कोई अपना हित देखता है। ठीक है, तो अब इनको लगा कि अगर ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर कायम हो गया, अगर एक्सपैंड हो गया, तो कभी भी जो है मुगल एम्परर फिर दोबारा रूल नहीं कर पाएगा, यानी हम सब भी मारे जाएंगे, तो हम लोग कैसे अपने टेरिटरीज के ऊपर रूल करेंगे। ठीक, सो दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब बहादुर शाह जफर को सपोर्ट देने में ही भलाई है, क्योंकि जब उसका भला होगा तो हमारा ही भला होगा। ओके, अब जो ब्रिटिश थे, अब ब्रिटिश को इस बात की उम्मीद कतई नहीं थी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बहादुर शाह जफर इतना बड़ा काम कर लेंगे। ठीक है, और ये सारे एकजुट हो जाएंगे। ओके, तो इनको क्या हुआ, ऐसा लगा कि ये जो एक इश्यू हुआ है कारतूस को लेके, ये थोड़ी बहुत उथल पुथल है और ये शांत हो जाएगी। लेकिन अभी जब बहादुर शाह जफर का लोगों को सपोर्ट मिल गया, ओके, तो उन लोगों को एक प्रकार से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। तो अब इसकी जो क्रांति की सिचुएशन थी ना, पूरी तरीके से बदल गई, है ना, बहुत ही अजीब तरीके से बदल गई। सो व्हेन ऑफन पीपल सी एन ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथ्यूज्ड। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंट टू एक्ट। मतलब इस प्रकार की स्थितियों में जब लोगों को अचानक से किसी बहुत बड़े आदमी का सपोर्ट मिल जाए, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर जो ना एक हिम्मत, एक चेतना,
एक बहादुरी भर जाती है। ठीक है, तो वो लोग पूरी तरीके से विश्वास में आ गए कि हम इतने बड़े कार्य को अब अंजाम दे देंगे। ठीक है, तो अब जो ये आपका अगला टॉपिक है द रिबिलियन स्प्रेड्स, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। और टिल द नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन, सी यू, बाय बाय।